हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 22 जुलाई 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे अगर हम देखें तो दो न्यूज़ हम देखने वाले हैं। एक तो ये कि शशि थरूर जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि अलग से कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से देख लेंगे, जानेंगे इससे। और एक टास्क भी दी जाएगी आपको पढ़ने के लिए। पिछले 3 महीनों में क्रॉस बॉर्डर तो कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है अगर LOC की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की, पर कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ गई है। जुलाई और जून मंथ में 16 इनकाउंटर्स हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे, बाकी और इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। इसके अलावा आगे देखें, वर्ल्ड पेज पे एक तो न्यूज़ ये वाली इंपॉर्टेंट है कि USA में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 2020 में लोवेस्ट लेवल तक पहुंच गई है। अगर कंपैरिजन किया जाए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से अब तक का टाइम देखें तो, ठीक है, जानेंगे क्या है मुद्दा। इसके अलावा इधर जो पेगासस करके जो स्पाईवेयर है उसका ओरिजिन कहाँ बताया जा रहा है, उसकी कंपनी कौन है, NSO, और वहाँ वो कहाँ की है, इजराइल बेस्ड कंपनी। तो ऐसे में इजराइल में एक स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट की गई है जिससे कि ये जो एलिगेशंस हैं इनके बारे में पता किया जाए कि ये जो पेगासस करके स्पाईवेयर है इसका मिसयूज़ क्यों किया जा रहा है और कैसे ये कंपनी आगे इसको बढ़ावा देने में स्कोप देख रही है। इसके अलावा हम नज़र डालेंगे इस पे सोफिया दुलीप सिंह पे, ये कौन है क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। और बाकी वर्ल्ड पेज पे कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनकी समरी लेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे एक बार नज़र डालेंगे क्योंकि पेगासस से रिलेटेड ही केसेस हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार नज़र डाल लेंगे क्या है वो आर्टिकल्स में, ठीक है। इकोनॉमी पेज पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला एक तो कि जो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं इनका अभी आप देखो, जो फार्म इजी करके एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप जानते हो कि एक डोर स्टेप मतलब घरों के दरवाजे तक दवाइयाँ डिलीवर करने का काम करती है ये कंपनी। तो इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन और इसका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा गाँवों को, जानेंगे मुद्दे को। इसके अलावा यहाँ पर एविएशन मिनिस्ट्री ने 3 एडवाइजरी ग्रुप स्टैब्लिश किए हैं, कैसे भी करके सिविल एविएशन मतलब ये जो प्लेन वाला और ये जो सेगमेंट होता है ना, बोले इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जानेंगे। तीसरा आर्टिकल हम यहाँ पर देखने वाले हैं IBBI, दैट मीन्स कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में चेंजेस किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उनको अपना ओपिनियन देना होगा कि कहीं कंपनी में कुछ घपले तो नहीं हो रहे हैं जब रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स शुरू होने वाली है, जानेंगे पूरे मुद्दे को। इसके अलावा IMF ने ये बोला है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 6% रहने के चांसेस बने हुए हैं। बाकी एक बार हम स्पोर्ट्स पेज पे भी नज़र डाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं हम डिटेल में। देखो, फर्स्ट न्यूज़ है, शशि थरूर ने ये कहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है, पेगासस वाले मुद्दे को चेक करने के लिए हम IT पैनल ही बहुत है। बेसिकली आप देखो कि शशि थरूर जो हैं वो कांग्रेस के लीडर हैं और अभी वो जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं जो कि मुद्दों को देख रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है। और मेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन्होंने इस बारे में मैटर पे डिस्कशन करने की बात कही है जुलाई 28 को, क्योंकि मुद्दा देखो बड़ा सेंसिटिव हो गया है ये, क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू बन गया है। जैसे इजराइल का अभी हमने देखा कि पेगासस स्पाईवेयर वहाँ की NSO कंपनी ने बनाया और उसका मिसयूज़ किया जा रहा है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग सिस्टम्स के द्वारा। तो बोला कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बोला एनफ है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो टास्क आपके लिए है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दैट मीन्स इसमें देखो जॉइंट का मतलब तो हो गया कि आप राज्यसभा के मेंबर्स भी लाओगे और लोकसभा के मेंबर्स भी लेकर के आओगे। ऐसे में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए मना किया है। स्टैंडिंग कमेटी ये परमानेंट टाइप ऑफ कमेटी होती है जिसमें आप देखो कि मेंबर्स जो है टाइम के साथ में वेरी होते रहते हैं, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, पर ये कमिटीज़ डिज़ोल्व नहीं होती है क्योंकि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि डेटा प्रिवेसी, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के हम जानते हैं इन मुद्दों पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है। तो बोला अलग से आपको कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए ये ऑलरेडी डिस्कशन डेटा सिक्योरिटी और प्रिवेसी से रिलेटेड इस कमेटी के पास में मुद्दा है, तो बोला उसी के अंदर ये इन्वॉल्व है ये मुद्दा भी, ठीक है, पेगासस वाला। तो बोला जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे और कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में भी आप बताना मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखो, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एलओसी के अक्रॉस सीज फायर को ऑब्जर्वेंस में लाने की बात हो गई और उससे लेकर अब तक लगभग 3 महीने से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है। पर ये तो मुद्दा सॉर्टेड है, पर जो मिलिटेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कश्मीर में। पिछले 2 महीनों में, जून जुलाई, जुलाई तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है, 16 इनकाउंटर्स किए जा चुके हैं। तो वैसे तो वहाँ पर जो स्टैब्लिशमेंट है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड था, पर एक तो क्या है, मिलिटेंसी के ऊपर जियोपॉलिटिक्स का बहुत असर है, जिसमें एक तो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर हमारे मिलिटेंट्स को या हमारे जो यूथ हैं उनको गुमराह करना। दूसरा, अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसमें कि तालिबान अपनी तरफ से लगातार अस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो उसका असर हमें बार बार देखने को मिलता है। कहाँ पर? इंडिया के जम्मू कश्मीर में। क्योंकि वही बात है, तालिबान वाला राइज था, उसी के चलते तो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था। ठीक है, तो वही चीज़ आप देखो यहाँ पर कि फिर से तालिबान का रूल आ रहा है, तो जो मिलिटेंट्स हैं उनको भी हवा दी जाती है कि हाँ, आप भी अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान अपनी एमरजेंसी इंश्योर कर रहा है, बोलो उसी तरीके से आप लोग भी अपनी एमरजेंसी को इंश्योर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान को देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर में डाला हुआ है। तो पाकिस्तान ने तो चलो ठीक है कि कैसे भी करके इंडिया के साथ में नेगोशिएशन कर लिए कि हाँ, हम सीज़ फायर ऑब्जर्वेंस में रखेंगे, क्योंकि 27 पॉइंट्स का उनको जो पूरा एजेंडा दिया हुआ है ना, उस पर काम कर रहा है पाकिस्तान। और वो जब तक अचीव नहीं होगा तब तक आपको पता ही है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पड़ा रहेगा। तो पाकिस्तान को जो पैसों की ज़रूरत है वो पैसा IMF या वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो उठा नहीं पाएगा। तो इसमें देखो, कोशिशें क्या है कि डायरेक्टली ना ओपन अप होकर के पाकिस्तान इनडायरेक्टली कोशिशें कर रहा है, ठीक है, जिसमें मिलिटेंसी लगातार बढ़ा रहा है। तो 16 इनकाउंटर्स हो चुके हैं जून जुलाई मंथ में, ये चीज़ बताई जा रही है। और अभी स्टेटस आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी के तौर पे है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 5 अगस्त को लाया गया था, जिसमें एक स्टेट को 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया, राइट। बाकी और आपको पता ही है कि स्टेटहुड की डिमांड चल रही है और डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश हो रखा है, वो जल्दी से काम करे, इलेक्शंस हो जाएं, फिर उसके बाद में स्टेटहुड रिस्टोर करे। ये तो गवर्नमेंट बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ के लोग चाह रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, कि पहले आप हमें स्टेटहुड दो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ो। कुछ ऐसे कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता तब तक आप जल्दबाजी क्यों करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर एक बार चेक होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ये था सारा मुद्दा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम वर्ल्ड पेज पे। यूएसए में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2020 में, उसमें बिगेस्ट ड्रॉप देखा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। बेसिकली देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आज अगर अमेरिका में कोई एक बच्चा जन्म ले, यहाँ पर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप इंडिया पे भी अप्लाई कर सकते हो। आज अगर अमेरिका में एक बच्चा जन्म ले तो वो अगर पूरी ज़िंदगी बिताए तो मैक्सिमम कितने साल जिएगा, ये होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि अभी अमेरिका में कितनी चल रही है, 77.3 ईयर्स। मतलब एक बच्चा आज पैदा होता है तो वो 77.3 ईयर्स तक की एज लेगा। 2020 की बात है, जबकि 2019 में ही ये एज लिमिट क्या थी, 78.8। दैट मीन्स आप देखो कि यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया है 1.5 साल का, कि एक बच्चा अब अमेरिका में 1.5 साल कम जीता है अगर पूरी ज़िंदगी बिताने की बात करें, पूरी एक लाइफ को कंप्लीट करने की बात करें। तो ये बोले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे मतलब स्टीपेस्ट ड्रॉप है, सबसे कम ये लेवल पे पहुंच गया है अमेरिका में। और ये एक मेजरमेंट है ही कि एक्चुअल में एक इंडिविजुअल छोटा बच्चा लाइफ अगर अपनी कंटिन्यू करता है तो उसकी लाइफ में कंटिन्यू करने, मेडिकल इंटरवेंशन हो गया, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है यूएसए। बट वही चीज़ है, कोविड के चलते ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। कोविड के चलते वहाँ पर डेथ्स बहुत ज़्यादा होने लग गई है, ठीक है। तो ये एक मुद्दा था। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो इंडिया हर एक कंट्री में डाउन हुई है अब की बार, उसमें डाउट ही नहीं है, क्योंकि आप पूरे कंट्री की एक साथ कैलकुलेट करते हो, फिर बाद में एवरेज निकालते हो। चाइना में फ्लड्स, यहाँ पर देखो क्लाइमेट चेंज का एक और एग्जाम्पल, 25 लोगों की डेथ होगी चाइना में फ्लड्स में, जिसमें देखो चाइना की जो हेनान प्रोविंस है वहाँ पर ये देखो, ये रोड स्ट्रीट जो दिखा रहे हैं ज़ेंजोउ, ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है हेनान प्रोविंस। फिर देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट सोफिया दिलीप सिंह। ये जो लास्ट रूलर थे ना, सिख रूलर, रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह और उनकी बेटी थी ये सोफिया दिलीप सिंह। तो ये एक तरीके से मानो दत्तक पुत्री थी, किसकी,
जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उनकी गॉड डॉटर थी, ठीक, गॉड डॉटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो इन्होंने 1900s में ब्रिटेन में विमेन राइट्स के लिए अपनी तरफ से कैंपेन शुरू किए थे। तो वहाँ पर जो हिडन हीरोज है ना यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, उनमें से एक कंसिडर होती हैं ये सोफिया दलीप सिंह, ठीक है। इनका स्टैचू भी बना हुआ है। ब्रिटेन में विमेंस राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट किया था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। बेसिकली वहाँ पर पहली सिख फीमेल पार्लियामेंटेरियन बनी है प्रीत कौर गिल। तो उन्होंने अपनी कैंडिडेटशिप जो है वो इस तरीके से इनके नए मेमोरियल के लिए एक तरीके से डेडिकेट किया है। तो पॉइंट यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाता है कि दिलीप सिंह के बारे में या सिख एम्पायर के बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो चुकी है अब ये, ओके। जो मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी बुक है, चाहे स्पेक्ट्रम हो चाहे आपके पास में विपिन चंद्रा हो, दोनों में से आप वो टॉपिक निकालो, सिक्स का जो स्ट्रगल था उसमें पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी तो देखो इसी पेज पे हम एक बार बची हुई न्यूज़ है उन पे नज़र और डालते हैं, वर्ल्ड पेज पे ही। फिर देखो नज़र डालें तो लिवरपूल ब्रिटिश सिटी है, ये ब्रिटेन की सिटी है, कोस्टल सिटी। इसको अब वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस नहीं रहेगा इसके साथ में, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज का जो टैग दिया जाता है वो दिया जाता है यूनाइटेड नेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के द्वारा, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, उन्होंने सीक्रेट बैलेट के आधार पर वोटिंग की, मतलब बिना ओपन किए, और पता पड़ा कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है जिसके चलते जो मेन थीम थी ना इस हेरिटेज सिटी की, बोलो वो बिगड़ रही है। साथ में जो रिवर मर्सी है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के चलते। तो एक तो रिवर मर्सी, ये आप ध्यान रखोगे, इस पे लोकेटेड है लिवरपूल, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यूनेस्को और यूनेस्को की ये हेरिटेज कमेटी है, इसके बारे में आपको पढ़ना है बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके नोट्स बना लेना। जो तो स्टैटिक पोर्शन है ना, आप उसके तो नोट्स ज़रूर बना लिया करो, ठीक है। फिर दूसरी न्यूज़ है यूके से रिलेटेड ही, कि यूरोपियन यूनियन ने यूके की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है कि जो ब्रेग्जिट हो गया था, ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, तो बोलो उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए कुछ नई डील हो। बेसिकली यूके की अगर बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार हमने डिस्कस किया था कि यूके और ब्रिटेन, और आप बात करोगे कि इंग्लैंड, इनमें डिफरेंस क्या है, या फिर आप कहोगे कि ब्रिटिश आइल्स किनको बोला जाता है। तो इसका सेगमेंट सिंपल सा है, ये टोटल यहाँ पर 5 कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें यूके की बात करें तो यूके में 4 कंट्रीज आते हैं। एक तो स्कॉटलैंड, एक आ जाता है आपका इंग्लैंड, एक आ जाता है वेल्स, और एक आ जाता है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो ये चारों तो मिलके बनाते हैं यूके। ब्रिटेन की अगर बात करो तो ब्रिटेन में 3 कंट्रीज आ जाते हैं, जिनमें आप देखोगे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये मिलके बना लेते हैं ब्रिटेन को। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लैंड क्या है, तो इंग्लैंड इनके अंदर एक अलग से कंट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर बात आ जाती है ब्रिटिश आइल्स की, मतलब ब्रिटिश आइलैंड कौन कौन से होते हैं, तो उनमें 5 कंट्रीज हो जाते हैं। इसमें यूके वाले जो 4 कंट्रीज हैं ये तो हैं ही, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और एक आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और आ जाता है। तो ऐसे करके ये 5 कंट्रीज मिलकर के ब्रिटिश आइलैंड बना लेते हैं। तो ये पूरा मुद्दा अगर आपको समझ में आ गया हो, अब कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो यूके में जो है आप देख सकते हो नॉर्दर्न आयरलैंड इंक्लूडेड था, 3 कंट्रीज तो हैं ही, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, और प्लस में नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मिलकर के यूके बनाते हैं। तो नॉर्दर्न आयरलैंड के मुद्दे को लेकर के ईयू से कुछ रिक्वेस्ट की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इजराइल में ये मैंने पहले ही बता दिया, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। हाँ, सऊदी अरब में आप देखो वुमेन को थोड़ा थोड़ा और राइट देना शुरू किया है, जिसका एक एग्जाम्पल है कि अभी जो मक्का से मदीना की जो हज की यात्रा होती है, क्योंकि इस्लामिज़म का ओरिजिन यहीं से माना जाता है, तो वहाँ पर पहली बार सऊदी पुलिस ऑफिसर में विमेन ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया गया है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। यहाँ पर देखो इनका नाम है मोना, इनसे एक इंटरव्यू बताया जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है कि कौन से कितने सालों से आप देखो कि हमारे यहाँ पर तो कितना आगे हम बढ़ चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो अलग से फ्लीट्स क्रिएट कर दी गई हैं, या फिर नेवी की जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके अंदर भी विमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो रहा है। अब सऊदी अरब में भी ये चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, जो अच्छी बात है। 2015 के लगभग तो ड्राइविंग करनी शुरू अलाउ की थी,
फिर उसके बाद में अभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की रैंक के तौर के ऊपर भी इनको अपॉइंट करना शुरू किया है वुमेन को, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, बाकी तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन्ड पेज पे देखो, स्नूपिंग, जासूसी से संबंधित, मतलब चोरी चुपके किसी की इन्फॉर्मेशन को निकालने से संबंधित इंडिया में पॉलिटिक्स कोई पहली बार नहीं हो रही है। जो पेगासस का जो मुद्दा आ रहा है वो, इसके पहले भी हो चुके हैं स्नूपिंग के केसेस जिनमें सरकारें गिरी है। जैसे यहाँ पर रामकृष्ण हेगड़े, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका थे, तो इन्होंने मोरल ग्राउंड के ऊपर अपना रिज़ाइन दिया था 1988 में। सेम मुद्दा वहाँ पर आप देखो, चंद्रशेखर जिनकी सरकार बनती है राजीव गांधी सरकार के बाद में, उनके टाइम पे भी, और टाटा और राडिया टेप का जो केस था वो भी हाईलाइट हुआ था। तो ये चीज़ें, जो स्नूपिंग वाला जो मुद्दा है ना, ये कोई नया नहीं है, इंडिया में चलता रहा है, सरकारें गिरी हुई है। पेगासस का मिथ क्या है, ये पेगासस वर्ड कैसे आया, आपने कभी नोटिस किया हो, या फिर आपने 6th या 7th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी वाली बुक पढ़ी है ना, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन रात को दिखाई देता है नॉर्दर्न पोल की तरफ। ठीक है, जिसमें एक ऐसा हॉर्स जिसके विंग लगे हुए हैं, पंख लगे हुए घोड़े। ठीक है, तो उसको पेगासस बोल दिया जाता है, जैसे कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉमी में महाशवा बोलते हैं, महाश्वा। ठीक है, तो ये एक माइथोलॉजी से संबंधित भी है। ठीक है, वो कॉन्स्टेलेशन का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसके बेसिस पे आप कुछ स्ट्रक्चर बनाते हो। तो एक बार जरूर देखना, 6th क्लास की एनसीईआरटी है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, तो ये उसमें देखोगे। अब की बार पेगासस ने तो देखो आईफोन सबसे ज़्यादा सिक्योर फ़ोन माना जाता है, अब की बार तो उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है आईफोन जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए, ये बताया जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी स्पेसिफिक है, तो इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे कोई न्यूज़ देखें तो फर्स्ट न्यूज़ है, देखो, मेडिसिन एट रूरल डोर स्टेप। जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो अब पार्टनरशिप कर रहे हैं फार्म इजी जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि रन करती है किसको, कॉमन सर्विस सेंटर्स को, जो गाँव में कंप्यूटर से संबंधित ऑनलाइन जो भी सर्विसेज अवेल करानी हो उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स काम करते हैं। इनको आप यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। साथ में दूसरे ही तरफ देखो, ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसको हम जानते हैं फार्म इजी, ऐड आते रहते हैं यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से अब काम होगा, जिससे कि अब कोविड के टाइम पे जो अनसर्टेन टाइम बना हुआ है, तो ऐसे में गाँव में एक आप कह सकते हो कि डोर स्टेप के ऊपर कोविड रिलेटेड जो भी बीमारी से चेकिंग करनी हो, सेल्फ टेस्टिंग डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो अवेल करा दी जाए, मेडिसिन अवेल करा दी जाए। इससे क्या होगा, आसान हो पाएगा। या फिर जैसे ब्लड शुगर को टेस्ट करने के लिए भी कुछ इक्विपमेंट, मीटर्स की ज़रूरत हो, ब्लड प्रेशर, इनको सबको मेज़र करने के प्रोविज़न वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर और फार्म इजी दोनों मिलकर के करेंगे। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे काम हो गया सीधा सीधा। इसके अलावा हमने कल परसों एक न्यूज़ भी देखी थी, ध्यान हो तो, कि बोला कि जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स तो मेन है ही, उनके अलावा जो दूसरे भी इंडिविजुअल्स जो कि विलेज लेवल पे काम करते हैं, बोलो उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव को गाँव में और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो उसी तरफ एक ये कदम उठाया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हो, राइट। यही था मेन चीज़। तो बाकी कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कर देना। फिर देखो छोटी सी न्यूज़ नेक्स्ट है कि एविएशन मिनिस्ट्री ने 3 एडवाइजरी ग्रुप हैं वो स्टैब्लिश किए हैं, और उनका काम क्या होगा कि अभी एविएशन सेक्टर में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करें। तो तीनों एडवाइजरी जो ग्रुप हैं उनको चेयर किया जाएगा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, इनके द्वारा चेयर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपके सॉर्ट आउट हो गए। एक तो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। 3 अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया पैनल रिसेंटली न्यूज़ में थे, किससे एसोसिएटेड है, तो सिविल एविएशन से। तो हो गया आपके 2 क्वेश्चन सॉर्ट। चलिए अब इसमें देखो जो पैनल बैठेगा उसमें एक्सपर्ट्स भी बैठने वाले हैं, जो कि एयरलाइन, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, कार्गो कैरियर्स, इसी तरीके से आप देखो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरऑल जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनको साथ में लिया जाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके नॉर्म्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है ना, आईबीसी, उसके तहत ये इस्टेब्लिश किया जाता है। और आईबीसी के जो मेंबर्स हैं
जो चेयरपर्सन है इनकी अपॉइंटमेंट की इनकी बात करें तो इससे रिलेटेड कंटेंट आप जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉडी, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आईबीबीआई से रिलेटेड और आईबीसी से संबंधित जो एनसीएलटी, एनसीएलएटी, वो सारी डिटेल आप एक बार रिवाइज कर लेना जरूर से। ठीक है ना, उनमें से क्वेश्चन प्रीलिम्स में जरूर मिल जाएंगे आपको। खैर पॉइंट ये है कि आईबीबीआई ने देखो अमेंड किए हैं नॉर्म्स में, और ये कहा है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उनको एक ओपिनियन देना होगा कि जो कॉरपोरेट डेटर्स हैं, मतलब जो कंपनी अभी स्ट्रेस में है, उस स्ट्रेस वाली कंपनी को रिजॉल्व करने के लिए प्रोफेशनल रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया गया है उस कंपनी में, और उन कंपनी में काम करते टाइम पर उनको ये काम करने से टाइम पे 75 दिन के अंदर अंदर उनको ये ओपिनियन देना है कि जो ऑलरेडी कंपनी के जो मालिक हैं, कॉरपोरेट ऑनर हैं, जिन्होंने उधार लिया और उधार चुका नहीं पा रहे हैं, उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। क्योंकि एक है क्लॉज जिसको बोला जाता है अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन क्लॉज। अब वो अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन क्लॉज क्या है, जिसमें देखो कि कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, जैसे कि कंपनी तो डूब गई पर बोले कि अब तो चलो यार कंपनी तो अपने हाथ से निकल गई, जो मेन प्रोमोटर्स हैं या मेन मालिक है ना, जिनके ज़्यादा पैसे लगे हुए इस कंपनी में, तो वो क्या घपला कर सकते हैं कि कंपनी का रेजोल्यूशन हो, मतलब बिके, उसके पहले ही हम कहीं ना कोई दूसरे के साथ में अपने शेयर्स बेच देते हैं, दूसरे किसी और को मालिक बना देते हैं और अपना पैसा निकाल करके रवाना। तो एक तो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन की किसी पर्टिकुलर को प्रेफर किया उन्होंने, दूसरा ट्रांजैक्शन में जब लेन देन किया तो अपना पैसा निकालने के चक्कर में जहां शेयर्स एक शेयर 15 रुपए का है उसको उन्होंने 5 रुपए में करके बेच दिया कि बस अपना तो पैसा निकले एक बार, तो वो चीज़ रोकनी, उसको बोला जा रहा है अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस। दैट मीन्स कि जो ट्रांजैक्शन अवॉइड करवाने हैं कि कंपनी स्ट्रेस में है, कंपनी को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व का मतलब हो गया कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट करना है या फिर दूसरा मैनेजमेंट स्टैब्लिश करना है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि करंट मैनेजमेंट के चलते तो बर्बाद हो गई ना कंपनी, लोन ही रिटर्न नहीं कर पा रही है, तो उसमें जो जाने वाले आउटगोइंग जो है स्टेक होल्डर्स, उनको वहां पर थोड़ी स्टेबिलिटी देना कि भाई आप चिंता मत करो, आपका जो पैसा है वो आप तक ही पहुंचेगा, जिसको बोला जा रहा है क्लॉबैक। क्लॉबैक का मतलब क्या हो गया कि जो भी वैल्यू एसेट्स की लूज हो गई उसको आप स्टेक होल्डर्स को इंश्योर कर दो कि भाई आप चिंता मत करो, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना, नहीं तो क्या होगा फिर बाद में उस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसे में ये जो अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें देखो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या फिर अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एक्सटॉर्सिनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं कि किसी से आप फिरौती मांगने की कोशिश करो कि नहीं बस हमें तो हमारा पैसा निकाला, हमें कोई मतलब नहीं है, या फिर कोई फ्रॉड किया जा रहा है ट्रेडिंग के टाइम पे, रॉन्गफुल ट्रेडिंग की जा रही है, तो ऐसे में वहां पर एक प्रॉपर मैनर में काम हो। तो जब कभी भी किसी कंपनी को रिजॉल्व करने की बात आती है तो वहां पर आईबीसी एक्ट के तहत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जाते हैं जो कि कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। कौन सी कंपनी? जो कंपनियां डिस्ट्रेस्ड हैं, अभी जिन कंपनियों का कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही है, मतलब उन कंपनियों के एसेट्स को लिक्विडेट किया जा रहा है या वहां पर इंसॉल्वेंट कंपनीज को आप क्या कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो कि कैसे भी करके उनको फायदे में लाया जाए, ठीक है, या फिर उनकी फंक्शनिंग को इतनी एफिशिएंट बनाए कि आने वाले टाइम पे वो अपना कर्जा उतार सकें, ठीक है। तो वो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स है ना, उनकी एक ड्यूटी और बढ़ा दी है, और वो ड्यूटी बढ़ाने का प्रोविजन कहाँ किया है? बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई का जो रेगुलेशन 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, सेकंड अमेंडमेंट, जिसको बोला जा रहा है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। इसके तहत ये था कि जो जब कभी भी किसी डिस्ट्रेस्ड कंपनी की रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स शुरू हो, उसके 75 दिन पहले तक अगर कोई भी लेन देन इस तरीके से ये अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस के तहत हो रहा है तो उनको रोके। अगर ऐसा किसी ने कर दिया, जो आउटगोइंग मैनेजमेंट के लोग हैं उन लोगों ने अगर कर दिया, तो फिर वहां पर वो अपना ओपिनियन दे कि उस कंपनी में क्या एक्शन लिया जाए उन स्टेक होल्डर्स के अगेंस्ट में। और 75 दिन का टाइम है ना, इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि बोला 75 दिन के टाइम में क्या यहाँ पर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं वो आसानी से अपनी तरफ से अपना ओपिनियन क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि जो कंपनी अभी डिस्ट्रेस्ड है, जिन और उस डिस्ट्रेस्ड कंपनी के कारण, मतलब उस कंपनी में जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन लोगों से उगलवाना कि भाई उन लोगों ने क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो वो 75 दिनों में तो पता नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो वो एक ओपिनियन देना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो चलो ठीक है कि इन रूल्स में ये भी प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर रेजोल्यूशन
प्रोफेशनल्स को कोई हेल्प वहाँ पर स्टेक होल्डर्स के द्वारा नहीं दी जाती है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एनसीएलटी में अपील कर सकते हैं कि आप इनके ऊपर मुकदमा हमारी तरफ से दायर करो और ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एनसीएलटी के पास पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई एनसीएलटी की प्रोसीडिंग्स भी क्या इतनी स्पीड से होगी क्या, जिससे कि आप 75 दिन के जो टाइम बाउंड मैनर में काम करने की बात कर रहे हो वो फुलफिल हो जाए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। खैर मुद्दा जो था वो हमने देखा कि कैसे भी करके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए कि भाई आप इस तरीके की गलत एक्शंस मत लो, मत बेचो इस तरीके से, आपकी कंपनी डिस्ट्रेस में आ चुकी है तो ये गलत एक्टिविटीज़ मत करो, जिनको हम अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं, बोले इनको मत करो आप। इससे आपको केवल फ़ायदा ये होगा कि जब जैसे जैसे रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्लॉ बैक हो जाएगा, मतलब जो आपके शेयर्स हैं स्टेक होल्डर्स के, बोलो उनकी वैल्यू हम अच्छी खासी दिला देंगे, ये एक अश्योरेंस देना है। तो इन चीज़ों के लिए ओपिनियन देना ये ड्यूटी हो गई किसकी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो 8 सेक्टर जो हैं वो प्री पेंडेमिक लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं और जॉब जो है वो देखो थोड़ा थोड़ा अभी इंक्रीज हो रहा है। 8 सेक्टर की अगर बात करें तो वो है एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल, बीएफएसआई, ई कॉमर्स कंपनी, टेक स्टार्टअप, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज सर्विस, पावर एंड एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये तो देखो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हैं। पर दूसरी तरफ हॉस्पिटैलिटी और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें वो डाउन है। और कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे कि बीपीओज की बात करो, ठीक है, ऑटोमोबाइल या फिर अलाइड इंडस्ट्री की बात करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो, एफएमसीडी या फिर एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड और फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये अभी भी फंसे पड़े हैं, ये रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म चीज़ें इतना देखो काम का है नहीं, बस एक नज़र डालनी थी वो डाल ली। आईएमएफ ने ये कहा है, आईएमएफ की चीफ हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, तो आईएमएफ ने ये कहा है कि 2021 की बात अगर करें, ठीक है, तो ग्लोबल ग्रोथ रेट रहेगी 6% की। तो ये फिगर अगर कंपेयर करो तो बोलो 1970s के टाइम पे हुआ करता था, क्योंकि बेस इफेक्ट जीरो है ना। जीरो तो क्या मतलब बहुत कम है। 2020 में तो इंटरनेशनल जो भी ट्रेड हुआ करता था, जो ग्रोथ थी वो एकदम रुकी थी। तो ऐसे कंपैरिजन में 2021 में अगर अच्छा परफॉर्म करती है इंटरनेशनल इकोनॉमी तो वो चीज़ फिर प्लस में दिखाएगा ही। तो ये फोरकास्टिंग ही है। बाकी तो यहाँ पर 5G से रिलेटेड है, बायजूस ने एपिक को भी टेक ओवर कर लिया, ये हो ही गया। इधर से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब चलते हैं स्पोर्ट्स पेज पे। स्पोर्ट्स पेज पे देखो ओलंपिक्स से रिलेटेड केस है कि अभी 3 एथलीट्स को तो देखो रूल्ड आउट कर दिया गया है क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव आ गए और अभी फ्राइडे से देखो ये शुरू होने वाले हैं ओलंपिक्स। तो ऐसे में टोक्यो में ये हार्ट ब्रेक था, जिनमें एक ये डच स्केट बोर्डर, ठीक है, स्केट बोर्डर कैंडी जैकब्स, ये इन्होंने छोड़ दिया, इनको मतलब रूल आउट कर दिया, ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा अगर देखें तो 2 टर्म्स आ रही हैं स्पोर्ट्स में, पूछी जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा एक सेकेंड रुकिए। सबसे पहली चीज़ तो माइकल फेलिप्स, ये किससे रिलेटेड है, स्विमर हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मेडल इन्होंने जीते हैं स्विमिंग के कंपटीशन में। फिर यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही है, एक तो डॉल्फिन किक और एक बटरफ्लाई मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट पूछ ले कि भाई रिसेंटली डॉल्फिन किक और बटरफ्लाई मूवमेंट जो थे वो न्यूज़ में थे, आप बताओ कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो ये स्विमिंग से एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखोगे आप। बाकी और ज़्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉल्फिन किक और बटरफ्लाई वाला। बाकी तो ये देख सकते हो यहाँ पर 3 बहन भाई हैं जो कि बाइसिकल डायरीज मतलब बाइसिकल में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी तो टाइम बताया कैसा क्या परफॉर्म करते हैं। खैर आगे देखो, दो नाम हैं इंपॉर्टेंट। एक तो यहाँ पर देख सकते हो ये हेड शेफ हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के, अभिषेक चौरसिया, ये तो बीच में है हेड शेफ कुक, ठीक है, पटियाला में। इसी तरीके से तेजिंदर सिंह तुर, ये इधर राइट, ये शॉट पुटर है, मतलब गोला फेंकने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये जेवेलियन थ्रोवर हैं, दैट मीन्स भाला फेंकने का काम करते हैं, भाला फेंक में पार्टिसिपेट करते हैं राजेंद्र सिंह। तो ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ जिनका गेम से किससे एसोसिएशन है वो देखा। ओके, तो मोटा मोटा देखो सब कुछ देख लिया, कुछ बचा है नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।